हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज ही 24 अक्टूबर और स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। पहली न्यूज़ आती है हमारे क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस से रिलेटेड। जी हाँ, अब ये होते क्या हैं, इसमें बेसिकली ये बात की जाती है कि विलेजेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई, उसको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया जाए। जी हाँ, उसको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया जाए। कैसे? कार्बन एमिशंस कम से कम करके, फार्मिंग मेथड्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना के, ठीक है, जैसे कि सॉइल या वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से ड्रॉट या फ्लड टॉलरेंट सीड्स हम यूज़ करें जिससे हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट कम से कम पड़े। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक रिपोर्ट में ये कहा कि जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया या डिजीज़ आउटब्रेक्स हो गए या फिर सी लेवल राइज होता जा रहा है। ठीक है, तो उस वाले केसेस में एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बनाए जाएं। ठीक है, टू एड्रेस द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इन द कोस्टल रीजन्स लाइक फ्लडिंग, डिजीज़ आउटब्रेक्स, सी लेवल राइज। तो ये उन्होंने बोला। उन्होंने साथ में ये बोला कि ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओ फिशरमैन को और फार्मर्स को उन वल्नरेबल विलेजेस में, ताकि वो अडेप्ट कर पाएँ क्लाइमेट से, चेंज जो हो रहा है क्लाइमेट उससे। ठीक है, तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस की बात की जाती है, जैसे कि सीवीड फार्मिंग हो गया, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट्रेशन, या फिर बाकी के कुछ अडेप्टेशन या मिटिगेशन से रिलेटेड मेजर्स, जिससे फिशरमैन का जो है सिचुएशन सेफगार्ड हो सके, ताकि कोई भी अगर ऐसी कोई डिज़ास्टर वगैरह आए या कुछ भी ऐसे अनहोनी हो तो उसमें वो बेटर प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इसके बाद बस यही बोला कि क्या होता है ना, क्योंकि साइक्लोन्स वगैरह जो आते रहते हैं या स्टॉर्म सर्ज होते हैं या कोस्टल फ्लडिंग, इससे काफ़ी सोशल और इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं कोस्टल कम्युनिटीज़ को। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बोला कि जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस है वो हमें हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए। बस ये न्यूज़ थी इसमें। नेक्स्ट आती है एथिक्स कमेटी। अब एथिक्स कमेटी क्यों रही है न्यूज़ में? एक्चुअली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा की, महुआ मोइत्रा। ठीक है, वो तृणमूल कांग्रेस से हैं और उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने हीरा नंदानी ग्रुप से कुछ ब्राइब्स ली थी पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए। किसके अगेंस्ट? अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। ठीक है, तो उन पे ये कैश फॉर क्वेरी, बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए ब्राइब लेने का आरोप लगाया गया है। तो ये वाला मैटर जो है वो एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। ठीक है, इसलिए एथिक्स कमेटी न्यूज़ में रही है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं एथिक्स कमेटी होती क्या है उसके बारे में। तो अगर हम ये एथिक्स कमेटी की बात करें तो पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी राज्यसभा में 1997 में, फिर लोकसभा में 2000 में, और इसको परमानेंट कमेटी बना दी गई थी लोकसभा में 2015 में। और लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और इसके मेंबर्स को स्पीकर अपॉइंट करते हैं एक साल के लिए। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। उसी के साथ जो राज्यसभा होती है उसकी एथिक्स कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं। ये नंबर्स याद रखने हैं तुम्हें। और इसके चेयरमैन की बात करें तो वो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं। और इनके अगर काम की बात करें, प्राइमरी रोल क्या होता है इस कमेटी का, तो भाई इनका काम होता है जो सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका मॉरल और एथिकल कंडक्ट बना रहे। ठीक है, सो टू ओवरसी एंड मेंटेन द मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ एमपीज। इट एग्जामिन्स द केस ऑफ मिसकंडक्ट रेफर टू इट। जो भी उनके पास केसेस भेजे जाते हैं ऐसे मिसकंडक्ट वाले, उनको वो एग्जामिन करती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। इट एंटरटेन कंप्लेंट्स अगेंस्ट एमपीज सबमिटेड बाय एनी पर्सन, ठीक है, रिगार्डिंग अनएथिकल बिहेवियर या फिर मिसकंडक्ट, एंड इनफैक्ट इवन विदाउट कंप्लेंट ऑल्सो। यानी कि कमेटी अपने आप से भी कुछ भी मैटर जो है इंक्वायरी के लिए ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेन आए तभी लेगी वो वाला मैटर। इट कैन टेक अप मैटर्स वो मोटू ऑल्सो। ऑल राइट, इसके बाद जो कंप्लेंट्स होती हैं
वो प्रॉपर एविडेंस के साथ होनी चाहिए कि हाँ ऐसा एविडेंस है। एक एफिडेविट होना चाहिए स्टेटिंग दैट जो कंप्लेन है वो फॉल्स नहीं है, फ्रिवलस नहीं है। इसी के साथ एक बार जब कंप्लेन मिलती है तो कमेटी पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि इस वाले केस को आगे फर्दर एग्जामिन करना है या फिर नहीं करना है। और उसके बाद अगर कमेटी डिसाइड करती है कि मैटर को प्रोसीड करना है, एग्जामिन करना है, तो वो जो मेंबर होता है जिसके अगेंस्ट एलिगेशन होता है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोलने की कि भाई आप अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहो, तो ये सब होता है। और एक बार पूरे एग्जामिनेशन के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे देती हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, हु मे टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद वो एक्शन ले लेंगे कि भाई सस्पेंड करना है या क्या करना है, जो भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है वो ले लेते हैं। ये बात होती है। तो ये बात है हमारी एथिक्स कमेटी से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात आती है हटी कम्युनिटी की। बेसिकली ये एक तरीके की कम्युनिटी है जो कि हिमाचल प्रदेश वाले एरिया की साइड रहती है और इनको एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था कुछ महीने पहले। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कुछ अभी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो थोड़ा अनसर्टेन है कि भाई आइडेंटिटी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हटीज़ हैं। क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि ऑलरेडी एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में हैं, तो उनको इस कम्युनिटी का पार्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये सारे कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात है। और हटी कम्युनिटी की बात करें तो इट इज़ अ क्लोज नेट कम्युनिटी। और इनका नाम आता कहाँ से है? बेसिकली इनका एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हुआ करता है जिसमें ऑक्यूपेशन काय का है ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट, वूल। जो छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं जिनको हाट बोला जाता है वहाँ पे ये सेल किया करते हैं। और इनके जो मेन होते हैं वो ट्रेडिशनली एक वाइट कलर का हेडगियर पहनते हैं कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स पर। और ये रहते कहाँ हैं तो वो रहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, ठीक है। किस बेसिन में? गिरी एंड टॉन्स रिवर्स के बेसिन के आसपास। ये बेसिकली दोनों यमुना की ही ट्रिब्यूटरी हैं, ऑलराइट। और इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर गवर्न बाय सम ट्रेडिशनल काउंसिल जिसको खुम्बली बोलते हैं, विच डिवाइड्स कम्युनिटी मैटर्स डिसाइड करती है। जैसे हरियाणा में खाप वगैरह होती है वैसे ही खुम्बली होती है जो कम्युनिटी मैटर्स डिसाइड करती है। और तो और इस कम्युनिटी में काफ़ी रिजिड कास्ट सिस्टम ऑपरेट होता है। अब अगर बात करें प्रोसेस क्या है कि भाई किसी कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट से जो कि अपनी रिकमेंडेशंस भेजती है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बाद। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिव्यू करती है उस रिकमेंडेशन को और उसके बाद उनको भेज देती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल होने के बाद उसको भेजा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास और उसके बाद जाता है कैबिनेट के पास जो कि फाइनल डिसीजन लेता है। एक बार कैबिनेट ने डिसाइड किया तो फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है दोनों हाउसेज में, वहाँ से पास होता है अमेंड करने के लिए। किसको अमेंड करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950, ये वाला अमेंड करने के लिए जो है बिल लाया जाता है। एक बार दोनों हाउस जब पास कर देते हैं उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर फाइनल डिसीजन जो है उस पर साइन करके ख़त्म करता है बात को। और इस तरह से वो जो ट्राइब होती है, जो वो कम्युनिटी होती है, वो एसटी कैटेगरी का शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट का पार्ट बन जाती है। और प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 342 में है। इसके बाद डिसाइड कैसे होता है कि कोई कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में आएगी या नहीं आएगी? तो 1965 की लोकल कम्युनिटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिनको फॉलो किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी एसटी कम्युनिटी में है या नहीं है। तो कुछ इंडिकेटिव क्राइटेरिया हैं जैसे प्रिमिटिव ट्रेड्स, उनके कुछ रहन सहन के तरीके काफ़ी पुराने होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काफ़ी प्रिमिटिव होती है। उसके बाद काफ़ी डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है। जोग्राफिकल लोकेशन की भाई कहाँ रहते हैं ये भी डिसाइड करता है। और शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और ऑफ कोर्स बैकवर्ड होते हैं इकोनॉमिकली फाइनेंशियली। और तो ये सारे कुछ
इंडिकेटिव क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कोई कम्युनिटी एसटी का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। सो यही बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है साइक्लोन हमून। ये एक साइक्लोन है जो कहाँ किस साइड डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल में। जी हाँ, ये वहाँ का डिप्रेशन है और ये बोला जा रहा है इट इज़ लाइकली टू बिकम मोर सीवियर। और साइक्लोन को नाम किसने दिया है? तो वो दिया है ईरान ने, ठीक है। एंड इवेंचुअली इट विल मेक लैंडफॉल, मतलब बांग्लादेश तक ये पहुंच जाएगा जल्दी। और इसके इम्पैक्ट ऑफकोर्स इंडिया के साइड भी मिलेंगे। इंडिया के कुछ पार्ट्स में रेनफॉल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ही एक और साइक्लोन आ रहा है तेज। जी हाँ, 2 साइक्लोन्स हम फेस करने वाले हैं, पर ये वाला अरेबियन सी की साइड से आ रहा है, ठीक है, अरेबियन सी। And it is the first post-monsoon cyclone of the 2023 season in the Arabian Sea. इसको नेम किया है इंडिया ने, जी यस, इंडिया ने। एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की तरफ मूव कर रहा है। तो ये 2 साइक्लोन है, साइक्लोन तेज, साइक्लोन हमून। ऑल राइट, तो इसी के साथ आज का सेशन होता है ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।